चलो तो बताओ, वियना कांग्रेस सम्मेलन कब हुआ था? ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? ठीक। राधिका तू बता, नेपोलियन संहिता कब लागू हुआ था? नहीं याद है? क्या कर रही थी घर? हाँ, क्यों नहीं लिखी थी? यहाँ बोले थे ना लिखने के लिए। काजल बताओ, नेपोलियन संहिता कब लागू हुआ था? कौन लागू किया था इसको? क्वेश्चन में आंसर है, नेपोलियन संहिता कौन लागू करेगा? नेपोलियन ने किया था। ठीक। मेटरनिक का अंत कब हुआ? ठीक, वही बात है, शांत रहो ना, तरफ आ रहे हैं। 1848 में। ठीक है, चलिए आप बता रहे थे ना, तो आप ही बताइए तो, चार्ल्स दशम ने किसे अपना प्रधानमंत्री बनाया था? पोलिगनेक है। लुई फिलिप किसको प्रधानमंत्री बनाया था? अपन मरवा में गीत भूला गई लो, गिजो को बनाया था। ठीक। ये बताओ कि ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? वियना सम्मेलन कब हुआ था? वियना सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक। चलो, आज के जो क्लास है उसमें हम लोग इसका दूसरा पार्ट देखेंगे। कल हम लोगों ने यहाँ पे राष्ट्रवाद क्या है इसको देख लिए थे, फ्रांस की क्रांति और नेपोलियन के क्या संबंध था ये भी पढ़ लिए, वियना सम्मेलन क्या था, मेटरनिक उसमें क्या भूमिका अदा किया वो भी देख लिए, जुलाई 1800 क्रांति का था, इसका क्या प्रभाव पड़ा वो भी देखें, और 1848 की क्रांति क्या था, इसका क्या प्रभाव रहा वो भी देख लिए। आज के जो क्लास है बस तुमको इसी पर है, सिर्फ इस पे, क्योंकि बड़ा टॉपिक है। इटली के एकीकरण, एकीकरण मतलब बिखरा हुआ है उसको एक साथ जोड़ने का। तो इटली के एकीकरण पढ़ेंगे, जिसमें मुख्य रूप से मेजनी, काउंट काबूल और गैरिबाल्डी की क्या भूमिका था, इसने क्या योगदान दिया इसको करने में, उसी को देखेंगे। मैया देखो तो रिकॉर्डिंग हो रहा है? ठीक। और उसके बाद कल हम लोग जर्मनी के एकीकरण देखेंगे, और उसी में यूनान के राष्ट्रीयता का उदय भी लगभग है। और उसके बाद ये मतलब कि 2 दिन के और क्लासेस, टोटल इसको हम कितने पार्ट में करेंगे? 4 पार्ट में। तो आज दूसरा पार्ट में सिर्फ और सिर्फ हम लोग करना है इटली के एकीकरण में मेजनी, काउंट काबूल और गैरिबाल्डी की क्या भूमिका थी इसके बारे में। चलो तो सबसे पहले देखो एकीकरण के पहले इटली कैसा था, तब हम देखेंगे कि एकीकरण के बाद इटली कैसा होगा। ठीक। इटली 19वीं शताब्दी के आरंभ में मात्र एक भौगोलिक अभिव्यक्ति था, यानी यह कोई एक राष्ट्र नहीं था, बस एक नाम था। जैसे हम लोग अपना बात करें तो भारत 1947 से पहले एक भौगोलिक अभिव्यक्ति था, कोई राष्ट्रीय था नहीं। राष्ट्र होने के लिए 4 गो शर्त होता है, जिसमें सरकार होनी चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए, उसके बाद संप्रभुता होने चाहिए, क्षेत्रफल होना चाहिए। हम लोग के पास क्षेत्रफल था, सरकार भी थी ब्रिटिश की, और जनसंख्या भी था, लेकिन एक चीज नहीं था, संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब होता है कि हम अपने बाह्य और आंतरिक, यानी बाहरी यानी विदेशी जो भी काम हो रहे हैं उसमें, और जो देश के अंदर काम हो रहा है उसमें पूरा कंट्रोल हम अपने हाथ में रखें, निर्णय हम खुद लें। तो ये चीज हमारे पास नहीं थी, तो हम एक राष्ट्र या पॉलिटिकल साइंस में उसको राज्य बोलते हैं, राज्य नहीं थे। उसी प्रकार यहाँ पे ये भी था 19वीं शताब्दी में देखा जाए। 19वीं शताब्दी मतलब कब? 1800 की बात हो रही है। ठीक, 1899 की बात होगी। तो इस वाले टाइम में देखा जाए तो यहाँ पर ये कोई राष्ट्र नहीं था, यानी ये देश नहीं था, बस एक भौगोलिक क्षेत्र था जहां कई स्वतंत्र राज्य हुआ करते थे। यानी कि इटली जो आज का पूरा इटली है वो पहले अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ था। यहाँ पे तुम मैप में यहाँ देख सकती है
कि एकीकरण के पहले इटली कैसा था। ये जितना भी अलग अलग कलर दिख रहा है ये सब इटली का ही भाग है, ये जितना भी है सब इटली का भाग है। और अलग अलग कलर का मतलब है कि ये अलग अलग टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ था। आज के वर्तमान में देखो तो ये तुम्हारा इटली है, ये कलर वाला जो है ना ये तुम्हारा इटली है। तो एकीकरण के पहले इटली देखो कैसे टूटा हुआ है, ठीक, बिखरा हुआ है, इसी को जोड़ करके एक बनाना है, यही इटली का एकीकरण है। तो अलग अलग था, इस कारण वहां अलगाव की भावना थी, लोग अलग अलग थे। तो यहाँ के लोगों में इन लोगों में आपसी संबंध अच्छे नहीं थे, इनमें अलगाव की भावना थी, हमेशा मतभेद रहता था कई सारी चीजों को लेकर के। इटली एक राष्ट्र के रूप में स्थापित होने में भौगोलिक समस्या के अलावा और भी कई समस्याएं थी। एक तो ये भौगोलिक समस्या है कि इसको जोड़ना है, अलगाव है लोगों के बीच। इसके अलावा और भी कई सारी समस्याएं चल रही थी, जैसे ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस जैसे विदेशी राष्ट्रों का हस्तक्षेप था। वो लोग को यहाँ पे अप्रत्यक्ष रूप से कहो कि इसको प्रभावित करता था, यानी बाहर से वो कभी भी नहीं चाहता था कि इटली का एकीकरण हो। तो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछा भी जाता है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था, ऑप्शन में इसे ऑस्ट्रिया रहता है। तो ये जो बाकी के जो देश है, इसके अगल बगल के जो देश हैं, वो नहीं चाहते थे कि इनका एकीकरण हो, अतः एकीकरण में इनका विरोध अस्वयंभावी था। इधर राजधानी रोम में भी पोप का प्रभाव था। एक तरफ तो यहाँ पे विदेशी यहाँ पे रुकावट आ ही रहा है, अपना भौगोलिक रूप से तो रुकावट है ही कि वहां की जनता जो एक दूसरे से अलग है, अलगाव की भावना है, पहली समस्या। दूसरा इसका हो गया विदेशी समस्या कि जो भी बाकी के शक्तिशाली देश हैं, खास करके जो वियना कांग्रेस में थे, वे लोग नहीं चाहते थे कि इटली का एकीकरण हो, तो वो भी उसके खिलाफ है। उसके बाद इटली की जो राजधानी थी रोम, वहां पर पोप का कब्जा था, यानी पोप के अधीन था वो। तो पोप चाहेगा कि जब इटली का एकीकरण हो तो मेरे अंतर्गत हो, इटली का जो एकीकरण हो वो कैसे हो, मेरे अंतर्गत हो, यानी मेरे अंडर में हो, और राजा चाहेगा कि मेरे अंदर में हो। तो इसको लेकर के एक कंफ्यूजन था। तो इसके कारण भी यहाँ पे एक सर्वसम्मति नहीं बन रहा था, सब लोगों की सहमति नहीं हो रही थी कि इटली का एकीकरण हो, विचारों का मतभेद था। एकीकरण के लिए भी आगे हम लोग मेजनी को पढ़ेंगे तो देखेंगे कि वो करना चाहता है, लेकिन उसमें दो समस्या थी। एक समस्या मेजनी चाह रहा है कि यहाँ पे गणतंत्र की स्थापना हो, पोप चाह रहा है कि यहाँ पे मेरे अधीन इसकी एकीकरण हो, और शासक जो है राजा है वो चाह रहा है कि मेरे अधीन हो। तो इस तरह की समस्याएं बनी थी, मेजनी उसमें सफल नहीं हो पाता है, वो आगे कहानी में देखेंगे। तो यहाँ पे ये चीज था, इटली का एकीकरण यहाँ पे वो धार्मिक दृष्टिकोण से ना हो। कुछ लोग यहाँ पे जैसे देखो, पोप की इच्छा थी कि इटली का एकीकरण समय उसके नेतृत्व में हो। अभी हम बताएं कि यहाँ पे पोप चाह रहा है कि मेरे अनुसार हो, शासक चाह रहा है मेरे अनुसार हो, मेजनी चाह रहा है मेरे अनुसार हो। यानी एकीकरण के लिए सबकी मर्जी है, सब सहमत है, लेकिन सब लोग अपने अनुसार करना चाहते हैं, और इसी के कारण यहाँ पे इसका एकीकरण करने में कई सारी समस्याएं आ रही थी। परंतु इन सब चीजों को होने के बावजूद भी 19वीं सदी के आरंभ में ही इटली में राष्ट्रीयता का विकास हो रहा था, लोगों में राष्ट्रवादी भावना जाग रहा था। फ्रांस में जो भी घटना हो रही थी, फ्रांस की जो भी क्रांति हो रही थी, उन सारी घटनाओं का प्रभाव इटली पे भी पड़ रहा था, चाहे 1789 के हो, 1830 के हो, 1848 के हो, हर क्रांति का प्रभाव इटली पे भी पड़ रहा था। नेपोलियन के सैन्य अभियानों ने इटली में नव जागरण तथा एकीकरण का अप्रत्यक्ष रूप से ही सही परंतु महत्वपूर्ण योगदान दिया था। जब नेपोलियन था तो उसने भी इटली को एकीकरण करने का काम किया था, पूर्णतः तो नहीं कर पाया था, लेकिन कुछ हिस्सों में वो कर पाया था। वो क्या किया था कि पूरे इटली को यहाँ पे 3 गणराज्य में बना दिया था। जैसे जर्मनी को 39 टुकड़ा में लाया था ना, 300 टुकड़ा में जर्मनी था, उसको कितना बना दिया, 39। तो इकट्ठा तो कर चुका है, 39 को नहीं इकट्ठा करना है। उसी प्रकार इटली के लिए क्या किया, इटली को 3 गणराज्य में बांट दिया। 3 गणराज्य कौन कौन सा था, पहला था सिस्पाइन, ठीक, सब सब्जेक्टिव के लिए है। पहला कौन था, सिस्पाइन, दूसरा का नाम क्या है, लिगुलियन, और तीसरा का नाम है ट्रांसपेडन। ये 3 गणराज्य बनाया। ये तीनों ऐसे समझो कि उस टाइम पर एक स्थान का नाम है, 3 स्थान है, ठीक, जैसे भारत पाकिस्तान बांग्लादेश है ना, वैसे यहाँ पे समझो कि इटली में ये 3 जगह है, एक सिस्पाइन है, एक लिगुलियन है और एक ट्रांसपेडेन है। तो ये 3 गणराज्यों में इसको संगठित कर दिया, यानी जो टुकड़ों में था उसको 3 में लेकर चला आया। उसके बाद नेपोलियन ने
यहाँ पे यातायात के व्यवस्था को भी बेहतर बनाया, उसको रिपेयरिंग करवाया, उसको और बेहतर डेवलपमेंट करवाया, और यहाँ पे प्रयास किया कि पूरे क्षेत्र को एक शासन के अधीन लाया जाए, यानी कि एक तरह से एकीकरण उसका किया जाए, अपने अंडर में लिया जाए। तो कुछ काम जो है राष्ट्रवादी भावना जगाने का या इटली के एकीकरण करने का कहो, इसकी शुरुआत नेपोलियन ने ही कर दिया था। ठीक, पूर्णतः नहीं कर पाया था, लेकिन कहीं ना कहीं कि जो नींव दिया था है, वो नींव कौन दे चुका था? नेपोलियन उसको कर चुका था। तो देखो यहाँ पे हम लोग देखें कि जो भी नेपोलियन कर रहा था वो कहीं ना कहीं इटली के लोगों में राष्ट्रवादी भावना को जगाने का काम कर चुका था। लेकिन हम लोग कल पढ़े थे कि 1815 में वाटरलू का युद्ध हुआ था, उसके बाद नेपोलियन को वहां से सेंट हेलेना नामक जगह पर भेज दिया गया था। 1821 में उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन उसके पतन का शुरुआत 1814 में ही शुरू हो चुका था। 15 में तो फाइनली वो पराजित हो चुका था। तो धीरे धीरे नेपोलियन का अंत हो जाता है। अगर नेपोलियन रहता तो शायद इटली, जर्मनी जो भी जगह है उन सबका एकीकरण वो कर देता, लेकिन पहले ही वो वाटरलू के युद्ध में हार गया, उसको वहां से भगा दिया गया, कैद कर लिया गया। तो इसके बाद वियना कांग्रेस आया, 1815 में इसका सम्मेलन हुआ, और उसने क्या किया? फिर से पुरातन व्यवस्था को स्थापित करने का काम कर दिया था। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इटली के दो राज्य पिडमाउंट और सर्डिनिया का एकीकरण कर दिया गया। इस प्रकार इटली के एकीकरण की दिशा तय होने लगी थी। यहाँ पे शासन चलाने के लिए, पुरातन व्यवस्था को लाने के लिए वियना कांग्रेस में भी एक डिसीजन लिया गया कि इटली के दो राज्य थे पिडमाउंट और सर्डिनिया, उसको क्या कर दिया गया? एकीकरण कर दिया गया, यानी कि दोनों को एक में जोड़ दिया गया। तो कहीं ना कहीं एकीकरण का काम शुरू हो चुका था। उसके बाद देखो इटली में 1820 से ही कुछ राज्यों में संवैधानिक सुधार होने लगे थे। छोटे छोटे टुकड़े में बंटा हुआ जो देश था, पीछे मैप में देखें तो वहां पे भी कुछ संवैधानिक सुधार हो रहे थे। नागरिक वहां पे आंदोलन भी करने लगे थे सुधार करने के लिए। वहां पे एक गुप्त दल बनाया गया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला तुमको, कार्बोनरी। ठीक, यह एक उग्रवादी विचारधारा वाला एक संगठन था, गुप्त दल था, यानी छुप छुपा के काम करता था, छापामारी युद्ध ये सब वाला काम करता था। तो इसका गठन किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? छापामार युद्ध के द्वारा राजतंत्र को नष्ट कर देना है और उसके बाद गणराज्य की स्थापना करना है। राजा से तो सीधे सीधे लड़ नहीं सकता है, वो ज्यादा पावरफुल है। तो छापामारी यानी कि छुप छिप के अचानक से अटैक करके उसको मारने का काम करना है, और जब राजतंत्र नष्ट हो जाएगा यानी खत्म कर देंगे तब गणतंत्र की स्थापना करेंगे। आगे इसमें देखेंगे हम लोग, एक व्यक्ति का नाम आएगा जिसका नाम है मेजनी। तो मेजनी भी इस संगठन का सदस्य बना था, और ये बहुत ही MVVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनरी संगठन से इसका संबंध था। ये पहले से ही कार्बोनरी जो संगठन है, जो दल है, उसका ये सदस्य रह चुका था। 1830 में जब फ्रांस की क्रांति हुई थी तो उसका प्रभाव इटली पे भी पड़ा था। यहाँ के नागरिक भी, यहाँ के लोग भी अपने देश के लिए आंदोलन किए थे, अपने अधिकारों के लिए आंदोलन किए थे। मेजनी ने इन नागरिक आंदोलनों का उपयोग करते हुए उत्तरी और मध्य इटली को एकीकृत कर गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया। जब 1830 में फ्रांस की क्रांति हो रही थी तो इटली में भी क्रांति हुआ, और इटली में जब एक क्रांति हुआ तो जनता क्रांति कर रही है, तो यहाँ पे मेजनी इस चीज का फायदा उठाएगा। वो प्रयास करेगा कि जो बटा हुआ है इटली टुकड़ों में, तो मध्य इटली, इटली का जो पीछे हम लोग मैप देखे थे, ये वाला मैप, तो मध्य इटली मतलब ये वाला इलाका हो जाएगा। और उसके बाद दूसरा कौन सा है? उत्तरी है, तो उत्तरी इटली, उत्तरी इटली मतलब ऊपर वाला क्षेत्र। इन दोनों को क्या कर दे? जोड़ के एक में कर दे। तो जो थोड़ा सा है, जो भी हो एकीकरण हो जाए, हल्का ही हो लेकिन एकीकरण हो जाए। लेकिन इसमें कौन अड़चन लगाएगा, कौन रुकावट डालेगा? ऑस्ट्रिया का जो चांसलर है मेटरनिक, वो ये चीज करने नहीं देगा। इन राष्ट्रवादी नागरिक आंदोलनों को वो दबा देता है, और यहाँ पे जब वो आंदोलन को दबाने में मेटरनिक सफल हो जाता है तो मेजनी जो है वो इटली से चला जाता है, दूसरे देश चला जाता है। ठीक, यहाँ क्योंकि यहाँ पे उसको खतरा है, अगर मेटरनिक के हाथ लग गया तो उसको जेल हो सकती है, फांसी हो सकती है। तो इसलिए वो क्या करता है? यहाँ से चला जाता है। और यहाँ पे जो मेजनी, यहाँ देखो बतियाओ मत, मेजनी जो इटली में ये दो जगहों का, उत्तरी इटली और मध्य इटली का जो एकीकरण करना चाहता था, वो प्रयास में क्या हो जाता है?
असफल हो जाता है, उसमें वो सफल नहीं हो पाता है। आगे पूरा हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि इटली के एकीकरण में मेजनी कौन कौन सा काम किया। एक छोटा सा तो देखे कि 1830 में प्रयास किया था लेकिन सफल नहीं हो पाया। पूरा देखते हैं कौन था, क्या क्या किया है। सबसे पहले मेजनी के बारे में अगर पूछा जाए तो ये साहित्यकार भी था, गणतांत्रिक विचारों का समर्थन था, उसके बाद ये योग सेनापति भी था, सेना भी ये रह चुका था, ठीक। और वो यहाँ पे जो राजनीतिक शासन व्यवस्था चल रहा था उसके ये खिलाफ था, उसको ये कहीं से भी समर्थन नहीं करता था। इसमें कमी ये हो जाती है कि इसमें आदर्शवादी गुण बहुत ज्यादा था और इसी कारण ये सफल नहीं हो पाता है। आदर्शवादी गुण माने अच्छे गुण ज्यादा था और व्यवहारिक गुण कम था, यानी अच्छा बात सोचता था कि ऐसे हो जाए ऐसे हो जाए, लेकिन जितना हम लोग अच्छा सोचते उतना हो थोड़े पाता है, ठीक। व्यवहार कुछ और होता है और सिद्धांत कुछ और होता है। तो ये थोड़ा आदर्शवादी था, कुछ चीजों में आदर्श काम नहीं करता है। मान लीजिए आपका देश का किसी देश के साथ युद्ध चल रहा है और आप वहां पे आदर्शवादी बनिएगा तो आपको वहां पे नुकसान है। आपके एकदम कनपट्टे पे जो कहा जाता है गन कोई ऐसे लगाए हुए है और आप वहां आदर्शवादी बन रहे हैं, तो सबको गौतम बुद्ध थोड़े है, इतना तुम सिद्धि थोड़े प्राप्त किया गौतम बुद्ध जैसा कि तुम बोलेगा उसको ज्ञान हो जाएगा और उंगली काटने के लिए छोड़ के तुम्हारा भक्त बन जाएगा, नल्ली चढ़ा के मार देगा ठाए सुकून, सब ज्ञान खत्म, ठीक। तो उस टाइम पे आदर्शवादी बनना है। और देश के जब युद्ध चले तो वहां पे तो आदर्शवाद काम नहीं करता है। हमारा देश में युद्ध चल रहा है, सेना मर रहा है, हम आदर्शवादी बनेंगे, ये थोड़ा सा आदर्शवादी था, ठीक। पहला जो 1830 वाला बात है उसमें तो मेजनी की पराजय हो गई, वो जो करना चाहता था वो तो कर नहीं पाया और इटली छोड़ के चला गया, लेकिन हार नहीं माना, वहां से गया है, हार नहीं माना है। वो 1848 की जब क्रांति होगी ना फ्रांस के, तो फिर ये वापस आएगा और फिर एकीकरण करने का प्रयास करेगा। और इस टाइम में इसके पास एक और मौका है कि 1848 में क्या होता है कि जो ये है जो मेटरनिक है, मेटरनिक का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। 1848 में मेटरनिक अपने पद से इस्तीफा दे देता है, तो अब इसको किसी का डर भी नहीं है, जिससे मेन डर था वो भी इस्तीफा दे चुका है, तो यहाँ पे इसको अच्छा मौका था, ठीक। लेकिन यहाँ पे 1848 में जब फ्रांस से क्रांति हुआ था तो ये वापस आया और इसी टाइम पे मेटरनिक भी क्या किया था, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया छोड़ चुका था, ऑस्ट्रिया को छोड़ चुका था, यानी जो चांसलर के पद पे था मेटरनिक, वो पद क्या कर दिया था, छोड़ दिया था, क्योंकि आंदोलन बहुत बड़ा हो गया था और उसको हैंडल करने में कहीं ना कहीं मेटरनिक असफल था और इस वजह से वो क्या किया, अपने पद से ही त्याग पत्र दे दिया और वो यहाँ से चला गया। जैसे ही वो गया इटली की राजनीति में मेजनी का कमबैक होता है, वो फिर से यहाँ पे इटली में आता है, ठीक। और मेजनी यहाँ पे संपूर्ण इटली का एकीकरण करने की बात करता है और कहता है कि गणराज्य की स्थापना हम करेंगे। ये करना चाह रहा है, गणराज्य मतलब वहां पे सर्वोच्च जो पद है शासन का वो भी कौन चुनेगा, जनता चुनेगा, वो स्थापना करना चाह रहा है। जबकि सर्डिनिया पिडमाउंट का जो शासक है जिसका नाम था चार्ल्स एल्बर्ट, वो चाह रहा है कि इटली का एकीकरण हो लेकिन मेरे अनुसार हो, मेरे अंतर्गत हो, यानी मेरे अंदर में रहे, मेरे नियंत्रण में रहे। ये चाह रहा है कि सभी प्रांतों का विलय मेरे अंदर में हो जाए, मेरे साम्राज्य में हो जाए। अब पोप चाह रहा है कि इटली का एकीकरण धर्म के आधार पे हो और पूरा मेरे अंदर रहे, मेरे नियंत्रण में रहे। और इस तरह से मेजनी के, चार्ल्स एल्बर्ट के और जो इटली का पोप है, इन तीनों के विचारों में टकराव हो रहा है और इस कारण से यहाँ पे जो एकीकरण होना चाहिए था इटली का, वो एकीकरण नहीं हो पाता है, ठीक। क्योंकि एकीकरण में इनके ही विचारों का क्या हो रहा है, टकराव हो रहा है और इसके कारण अवरोध पैदा हो रहा है। सब एक सहमति से रहेंगे तब ना एकीकरण होगा, एक सहमति से ही नहीं रहे, ठीक। उसके बाद कालांतर में ऑस्ट्रिया द्वारा इटली के कुछ भागों पर, उसके बाद में 1848 के बाद में ऑस्ट्रिया के द्वारा यहाँ पे आक्रमण भी किया जाता है और सर्डिनिया के शासक चार्ल्स एल्बर्ट जो है उसकी हार हो जाती है। उसके बाद ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप से इटली में जनवादी आंदोलन को कुचल दिया गया। जो लोग आंदोलन कर रहे थे फिर से 1848 के टाइम, वो आंदोलन को फिर से दबा दिया गया था और इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इनका भी यहाँ फिर से मेजनी जो है फिर से एक बार क्या हो जाता है, असफल हो जाता है, वो इस चीज को कर नहीं पाता है,
लग रहा है 1 पॉइंट तुम लोग के छूट रहा है, 1 पॉइंट तुम लोग को छूट गया, नहीं का लिखा हुआ है, नहीं तो उसको लिख लेना। देखो इससे मेजनी से संबंधित 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, यहां नहीं दिख रहा है। एक होगा तुमको यंग इटली, इसकी स्थापना मेजनी ने 1831 ईस्वी में किया था। और दूसरा है यंग यूरोप, दूसरा कौन सा है, यंग यूरोप, इसकी स्थापना इसने 1834 ईस्वी में किया था। ये 2 बहुत महत्वपूर्ण इसका संगठन है। एक और है फ्रेंड्स ऑफ इटली, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दोनों तुमको ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है तुमको यंग इटली, इसकी स्थापना 1831 में मेजनी किया है, और एक है यंग यूरोप, इसकी स्थापना 1834 में मेजनी नहीं किया है। तो ये दोनों चीज याद रखना है, ऐसे होमवर्क में मिल जाएगा। अब देखो मेजनी जो करना चाहता था उसमें तो सफल नहीं हो पाया, 2 बार प्रयास किया, 1830 में भी और 1848 में भी, लेकिन दोनों प्रयासों में असफल रहा। पहला बार मेटरनी की वजह से आंदोलन को दबा दिया गया, तब इसको पलायन करना पड़ा। दूसरी बार आया, स्थापना एकीकरण करना तो चाहा, लेकिन जो 3 लोगों का विचार टकराव हो रहा था, एक चार्ल्स एल्बर्ट जो कि राजा है सरनिया पिडमाउंट का, एक पोप जो इटली का पादरी कहो, पंडित कहो, जो कहो, सर्वोपरि माना जाता है उसको, तो वो, और दूसरा यहाँ पे मेजनी। तीनों एकीकरण के पक्ष में है, लेकिन तीनों के विचारधारा एक दूसरे से अलग था, इस कारण नहीं हो पाया। तब आता है दूसरा चरण, इसमें दूसरा व्यक्ति की भूमिका, और वो व्यक्ति है तुमको काउंट काबूर। तो देखेंगे काउंट काबूर ने इसके लिए क्या क्या किया था, इसका क्या भूमिका रहा। देखो 1848 तक इटली के एकीकरण के लिए किए गए प्रयास वस्तुतः असफल ही रहे, जो भी मेजनी किया था वो सबका रहा असफल रहा, ठीक। लेकिन एक चीज हो गया था, धीरे धीरे यहाँ के लोगों में आंदोलन करने के जागरूकता रही थी, आंदोलन के कारण उनमें राष्ट्रवादी भावना जाग रही थी, जागरूकता बढ़ रही थी, और उनमें राष्ट्रीयता की भावना जो है वो जग रही थी, यानी राष्ट्रवाद की भावना उनमें आ रही थी। इटली में सरनिया पिडमाउंट का नया शासक विक्टर इमैनुअल को बनाया जाता है, जो कि राष्ट्रवादी विचारधारा के था। अभी हम लोग पढ़े कि चार्ल्स एडवर्ड का काम खत्म, चार्ल्स एडवर्ड जब जाता है तो सरनिया पिडमाउंट का राजा किसको बनाया जाता है, विक्टर इमैनुअल नाम का राजा है, उसी को यहाँ का शासक बनाया जाता है। और यहाँ पे फायदा ये हो जाता है कि विक्टर इमैनुअल जो है वो राष्ट्रवादी विचारधारा के है, यानी वो इटली के एकीकरण करने के पक्ष में है। वो एक काम और करता है, वो अपना एक प्रधानमंत्री बनाता है जिसका नाम है काउंट काबूर। तो काउंट काबूर को उसने अपना प्रधानमंत्री बनाया, और काउंट काबूर भी कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी विचारधारा वाला था। तो राजा भी राष्ट्रवादी विचारधारा के यानी एकीकरण के पक्ष में है, इसका जो प्रधानमंत्री है वो भी एकीकरण के पक्ष में है। तो अब एकीकरण करने की जो संभावना है वो बढ़ चुकी थी। अब काउंट काबूर यहाँ पे एकीकरण करने का प्रयास करेगा। तो पहले हम लोग काउंट काबूर के बारे में देख लेते हैं, काउंट काबूर था कौन, इसका क्या भूमिका रहा। मेजनी की भूमिका देख लिया। अगर मेजनी के बारे में पूछा जाता है लॉन्ग क्वेश्चन में कि इटली के एकीकरण में मेजनी, काउंट काबूर और गैरीबाल्डी की क्या भूमिका थी वो बताना है, ठीक। तो हम लोग पीछे मेजनी वाला देख लिए, उसी में से तुमको लिखना है। अब यहाँ पे देखो काउंट काबूर की क्या भूमिका है। काउंट काबूर एक सफल कूटनीतिक और राष्ट्रवादी था। कूटनीतिक मतलब समझते हो, राजनीति में बहुत बड़ा पकड़ होता है, राजनीति में जो किया जाता है ना, कैसे सत्ता प्राप्त करें, किसी के सरकार को गिराएं, ये सब कूटनीति में होता है, ठीक। तो कूटनीति में भी बहुत आगे था, आगे इसको पढ़ेगा तो देखेगा कैसे कूटनीति करता है, और वो राष्ट्रवादी विचारधारा के भी है। उसको पता था कि अगर इटली के एकीकरण हम करेंगे तो सबसे पहले अगर कोई बाधा बनेगा तो वो है ऑस्ट्रिया, यही रोक लगाएगा। तो सबसे पहले ऑस्ट्रिया से इसको निपटना था कि उसको कैसे रास्ते से हटाया जाए। तो उसने ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए फ्रांस के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। देखो इसका कूटनीति शुरू हो चुका है। इसको पता था कि जब भी हम यहाँ पे एकीकरण करने आएंगे, अभी कुछ देर पहले कहानी बताए थे कि इटली के एकीकरण करने में फ्रांस भी इसके खिलाफ है और ऑस्ट्रिया भी है, लेकिन सबसे ज्यादा कौन इसके खिलाफ में था, ऑस्ट्रिया, ठीक। तो इसने क्या किया कि फ्रांस के साथ दोस्ती कर लिया,
कि इटली को हराएंगे, इसको हराएंगे, ऑस्ट्रिया को फ्रांस के साथ मिल करके, और ऑस्ट्रिया को हरा देंगे, उसके बाद फ्रांस को देखेगा। तो पहले क्या करता है वो, फ्रांस के साथ क्या कर लिया, दोस्ती कर लिया। और दोस्ती करने के बाद इस टाइम पे दोस्ती हुआ कैसे वो देखो, 1853-54 का टाइम है। इस टाइम पे क्रीमिया का युद्ध चल रहा है, ठीक। क्रीमिया के युद्ध में फ्रांस से लड़ रहा था, ठीक। अब फ्रांस यहाँ लड़ रहा है, वो काउंट काबुल से मदद नहीं मांगा है कि तुम हमको मदद करो, युद्ध में हमारा साथ दो, लेकिन काबुल ने फ्रांस की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा कर दी अपने से। वो बुला नहीं रहा है, ये खुद ही घोषणा कर दिया कि हम फ्रांस के साथ हैं, जबकि इसके लिए फ्रांस ने किसी भी प्रकार के आग्रह नहीं किया था, इससे पूछा भी नहीं कि हम युद्ध कर रहे हैं तो तुम मेरा साथ देगा कि नहीं देगा। ये अपने लाठी लेके आ गया कि हम इसके पार्टी से, ठीक। युद्ध हुआ, फ्रांस आज जीता। उसके बाद आगे का होगा, अब मान लो हम किसी से युद्ध कर रहे हैं, कोई बिना बुलेले हमारा जोड़े आके हमारा साथ देके लड़ा है, तो जरूर जब ठीक होंगे, हम जीतेंगे तो उसको वैल्यू देंगे, क्योंकि बिना बुलाया के लड़ा था। तो इसका फायदा यही हुआ काबुल को कि यहाँ पे युद्ध समाप्ति के बाद पेरिस शांति सम्मेलन हुआ। युद्ध के बाद शांति सम्मेलन होता है, समझौता होता है, और शांति सम्मेलन में फ्रांस ने किसको बुलाया, यहाँ पे ऑस्ट्रिया को नहीं, काउंट काबुल को, ठीक। और काउंट काबुल को बुलाया वहां पे। अब फ्रांस के साथ इसका क्या हो गया, दोस्ती हो गया। और उसके बाद ऑस्ट्रिया के साथ पिडमाउंट को भी बुलाया गया, यानी फ्रांस की जो पेरिस सम्मेलन हो रहा है क्रीमिया युद्ध के बाद, उसमें फ्रांस आया है, ऑस्ट्रिया भी आया है, और साथ ही साथ पिडमाउंट, यानी जहां काउंट काबुल है, सर्डिनिया पिडमाउंट में राजा कौन है, विक्टर इमेनुअल, और उसका प्रधानमंत्री कौन है, काउंट काबुल। तो काउंट काबुल को भी बुलाया गया कि आप भी सम्मेलन में आइए। अब वो इसी का तो इंतजार कर रहा था, कहीं सम्मेलन करो तो हम अपना बात रखें। सम्मेलन में बुला लिया गया, काबुल ने इसका भरपूर फायदा उठाया, यूरोपीय देश में इसका महत्व भी बढ़ गया। फ्रांस और ऑस्ट्रिया के साथ अगर उठना बैठना हो जाए, यानी शक्तिशाली देशों के साथ, वहां पे नाम होगा। अगर आज के टाइम पे कोई छोटा सा देश है, जैसे मान लो हम लोग के अगल बगल में नेपाल और भूटान है, इसका रूस, अमेरिका जैसे देशों के साथ उठना बैठना हो जाए, सम्मेलन में बुलाया जाए, तो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर उसका महत्व बढ़ जाएगा। जैसे गांव में कोई एक अमीर व्यक्ति होता है, पावरफुल व्यक्ति होता है, एक छोटे परिवार के गरीब से आता है, कमजोर वर्ग से आता है, उसके साथ उठना बैठना हो जाए, साथे रखे बैठाए खिलाए पिलाए, तो गांव में उसका महत्व बढ़ जाता है। उसी प्रकार यहाँ पे इसका महत्व बढ़ गया, किसका, काउंट काबुल का, क्योंकि वो फ्रांस और ऑस्ट्रिया जैसे देशों के साथ क्या कर रहा है, उठना बैठना हो रहा है, उसका उसके साथ सम्मेलन में भाग लेना हो रहा है, तो इसका प्रभाव बढ़ा। इस सम्मेलन में काबुल ने इटली में ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप को गैर कानूनी घोषित कर दिया। मौके का इंतजार कर रहा था कि सम्मेलन करो, जैसे ही सम्मेलन में वहां गया, उसने ये साबित कर दिया कि इटली में जो ऑस्ट्रिया हस्तक्षेप करता है वो गलत है, उसको हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसके लिए और क्या किया कि इसके कारण संपूर्ण यूरोप का ध्यान इटली की ओर गया। जब ये बात वहां पे रखा, तो फ्रांस और ऑस्ट्रिया जैसा देश जब मीटिंग कर रहा है, सम्मेलन कर रहा है, तो पूरा यूरोपीय देश वहां पे ध्यान देगा कि मीटिंग में क्या फैसला होता है, ठीक। युद्ध के बाद फैसला हो रहा है, मीटिंग हो रहा है, क्या समझौता होता है, तो उसमें ये बात भी चर्चा में आ गई कि इटली में जो ऑस्ट्रिया हस्तक्षेप करता है वो गलत है। वो अपना तर्क भी दिया, और पूरे यूरोपीय देशों का ध्यान किसी की तरफ चला गया, इटली की तरफ, कि ऑस्ट्रिया उसके साथ सही नहीं कर रहा है। इस प्रकार इटली की समस्या को काउंट काबुल ने अपनी कूटनीति से, देखा कैसे कूटनीति अपनाया, बिना बुलाए युद्ध में शामिल हो गया, उसके बाद सम्मेलन में शामिल हुआ, और उसके बाद चाल चल के ये साबित कर दिया कि ऑस्ट्रिया जो इटली में कर रहा है वो गलत है। तो ये अपना कूटनीति का परिचय दे दिया, ठीक। और इटली की समस्या जो है अब काउंट काबुल के लिए नहीं रहा था, बल्कि पूरे जो यूरोपीय देश थे उन सबके नजर में आ चुका था। तो इतना काम कर दिया। अब आगे ही और देखो क्या करेगा, अभी इसका कूटनीति खत्म नहीं हुआ है, अभी और कुछ करेगा। इसने क्या किया काउंट काबुल ने कि नेपोलियन 3 से भी एक यहाँ पे संधि कर लिया। जो फ्रांस का उस टाइम पे राजा था नेपोलियन 3, उसके साथ ये एक संधि करेगा। संधि किस चीज के लिए करेगा, देखो संधि किया। संधि में क्या था कि फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ पिडमाउंट को सैन्य समर्थन देने का वादा किया। यहाँ पे एक चीज करता है नीस और सेवाई, पहले 2 चीज याद रखो। काउंट काबुल में और नेपोलियन में अलग से एक समझौता होने वाला है। नेपोलियन जो कि फ्रांस का शासक है, नेपोलियन बोनापार्ट नहीं,
नेपोलियन 3 है ये, ठीक, ये अलग राजा है। तो नेपोलियन 3 और काउंट काउल में एक समझौता होगा। समझौता क्या होगा कि जो कर रहा है ऑस्ट्रिया इटली के साथ वो तो गलत है, इसका विरोध करेंगे तो ऑस्ट्रिया तो उसको दबाने का प्रयास करेगा, अपना सेना भेजेगा, पिटवाएगा, आंदोलन दबाएगा, तो आप मेरा मदद कीजिए। काउंट काउल ये मदद किससे मांग रहा है? नेपोलियन 3 से, कि आप मेरा मदद कीजिए। अब यहाँ पे नेपोलियन 3 में तो मदद करेगा नहीं, तो मदद के लिए उसको एक समझौता हुआ जिसके तहत काउंट काबूर ने वहां पे 2 जगह है, एक नीस है और एक सेवाय है, कहा कि अगर आप इसमें मदद करते हैं और अगर ऑस्ट्रिया इसमें हार गया तो इटली मेरे अंतर्गत आ जाएगा, मेरे अंडर में आएगा, तो हम आपको 2 क्षेत्र देंगे, एगो नीस और एगो सेवाय। इससे फ्रांस को फायदा होगा, फ्रांस का साम्राज्य बढ़ेगा, यहाँ के जो भी संसाधन है वो उसके अंदर आएगा, तो उसको भी फायदा है। तो इस तहत यहाँ पे समझौता हो गया ये 2 जगह को लेकर के, ठीक। उसके बाद यहाँ पे फ्रांस ने काबूल को यह भी आश्वासन दिया कि यदि उत्तर तथा मध्य इटली के रियासतें जनमत संग्रह के आधार पर पिडमाउंट से मिलना चाहेंगे तो फ्रांस इसका विरोध नहीं किया। इस मीटिंग में एक चीज और हो गया कि इटली टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ है, तो नेपोलियन 3 ने काउंट काबूल से कहा कि देखो, अगर उत्तरी इटली और बीच वाला इटली जिसका मेजनी एकीकरण करना चाहता था, अगर ये दोनों अपने मन से आकर के तुम्हारे साम्राज्य सर्डिनिया पिडमाउंट में मिलना चाहता है तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम इसका विरोध नहीं करेंगे। काउंट काबूल तो जनमत संग्रह करवा ही लेगा, ठीक। तो यहाँ पे ये किया गया, ये जो सारी चीजें की गई, इसमें काउंट काबूल को एक चीज के लिए आलोचना किया जाता है, यानी उसकी बुराई की जाती है, वो ये 2 जगह के लिए। वहां के जो लोग थे वो कहते थे कि काउंट काबूल को ये नहीं करना चाहिए था, ये दोनों जो जगह है वो फ्रांस को नहीं देना चाहिए था, लेकिन अगर नहीं देता तो साथ भी नहीं देता, साथ नहीं देता तो जो एकीकरण होने वाला है वो भी नहीं हो पाता। तो थोड़ा सा इसका आलोचना होता है इस बात को लेकर के, लेकिन यहाँ पे इटली के एकीकरण के लिए ये जरूरी था। यहाँ पे वो कहता है कि यदि 2 प्रांतों को खोकर भी उत्तरी तथा मध्य इटली का एकीकरण हो जाता है तो ये बड़ी उपलब्धि होगी। अगर 2 राज्य को हटाने से अगर पूरे इटली का एकीकरण हो जा रहा है तो उसमें कोई बड़ा कीमत हम नहीं चुका रहा है। ऐसा किसका कहना था? काउंट काबूल का, कि कोई बड़ी कीमत ये नहीं है, क्योंकि फ्रांसीसी मदद के बिना इटली का एकीकरण करना संभव नहीं था। दोनों शक्तिशाली देश है, सर्डिनिया पिडमाउंट एक छोटा सा साम्राज्य, ऑस्ट्रिया से लड़ना इतना आसान नहीं था, तो उसके लिए उसको जरूरी था कि वो उस देश के साथ अपना संबंध रखे, उसको दोस्त बनाए। जैसे मान लो नेपाल या भूटान को भारत से लड़ना है तो क्या अकेले जीत जाएगा? नहीं जीत पाएगा। उसको जो शक्तिशाली देश है, जैसे बगल में हम लोग को चीन है, चीन के साथ उसको मैत्रिक संबंध रखना पड़ेगा, रूस के साथ रखे, अमेरिका के साथ रखे, तब वो लड़ सकता है, अपने बलबूते नहीं, उसके बलबूते। और हम लोग में एक डर हो सकता है इस बात को लेकर के कि पीछे इसके शक्तिशाली देश हैं जो इसको मदद करेंगे। अब जो देश मदद करेगा वो फ्री में करेगा, वो कुछ लेगा, तो अगर कुछ देने से उसका साम्राज्य सही होता है तो क्या दिक्कत है? ऐसा किसका मानना था? काउंट काबूल को, कि अगर 2 राज्य को देने से अगर मेरे पूरे इटली का एकीकरण हो रहा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ा यहाँ पे हम नुकसान नहीं झेल रहे हैं। आगे का होता है 1859 और 60 के बीच ऑस्ट्रिया और पिडमाउंट में सीमा संबंधी समस्या को लेकर के इनके बीच अब लड़ाई शुरू होगा। पिडमाउंट बोलो या सर्डिनिया पिडमाउंट बोलो, दोनों एक ही है, ठीक। इन दोनों जगह का राजा कौन है? विक्टर इमैनुअल। और प्रधानमंत्री कौन है अभी? काउंट काबूल। तो 1959 में यहाँ पे इस चीज को लेकर के लड़ाई होता है कि ऑस्ट्रिया की जो सीमा है, बॉर्डर है, वो कहां तक होगा, और पिडमाउंट यानी सर्डिनिया पिडमाउंट है उसका सीमा कहां तक होगा, उसका बॉर्डर कहां तक होगा। और इसी को लेकर के युद्ध आरंभ हो गया। और ये युद्ध आरंभ हुआ नहीं है, किया गया है। करेगा कौन? काउंट काबूल, क्योंकि इसको तो लड़ना था, ऑस्ट्रिया को पराजय करना था। अगर उसको पराजित करेगा तब ना इटली का एकीकरण कर पाएगा, उसको भगाएगा। तो साथ में फ्रांस सही है। युद्ध शुरू हो गया। इटली के समर्थन के लिए काउंट काबूल के साथ कौन आ गया? फ्रांस, यानी नेपोलियन 3 यहाँ पे साथ दे देगा, अपना सेना उतार दिया। और इस सेना आने के कारण ऑस्ट्रियाई सेना हार जाती है, उसकी पराजय हो जाती है।
क्योंकि सर्बिया पिडमाउंट की भी सेना है और फ्रांस की सेना है, दोनों सेना मिलकर के लड़ रही है। किससे? ऑस्ट्रिया के सेना से। तो ऑस्ट्रिया के सेना का पराजय हो गया, यानी ऑस्ट्रिया इस युद्ध में हार गया। जैसे ही ऑस्ट्रिया इस युद्ध में हारा, ऑस्ट्रिया के एक बहुत बड़ा राज्य था जिसका नाम है लोम्बार्डी। लोम्बार्डी पर कब्जा किसका हो गया? पिडमाउंट के, यानी काउंट काबूर ने यहाँ पे कब्जा कर लिया इस राज्य पे। ठीक, एक क्षेत्र इसको मिल गया। एक तरफ तो लड़ाई लंबी होती जा रही थी, दूसरी तरफ नेपोलियन III इटली के राष्ट्रवाद से घबराने लगा था, क्योंकि उत्तर और मध्य इटली की जनता काबूल के समर्थन से बड़े जनसलाह के रूप में एकीकरण के लिए आंदोलनरत हो गई थी। अब एक समस्या नेपोलियन को आने लगा, मदद तो कर दिया लेकिन इसको लगा कि हम ही को नुकसान होने वाला है, क्योंकि काउंट काबूल जिस तरह से अपना कूटनीति चलाया था ना, पूरे इटली में जो मध्य इटली और उत्तरी इटली है वहां के जनता समर्थन देने लगा। किसको? काउंट काबूल को, कि हम इटली का एकीकरण करेंगे। नेपोलियन III को लगा था कि जब बोला था कि ठीक है तुम जनमत संग्रह करवा के और मध्य इटली और उत्तरी इटली का क्या करो, एकीकरण कर लो, उसको लग रहा था कि जनता इसमें साथ नहीं देगी तो हम बोल देते हैं, क्या दिक्कत है। लेकिन जिस तरह से काउंट काबूल ने अपना कूटनीति चलाया, पूरा उत्तरी इटली या मध्य इटली के जनता किसका समर्थन देने लगा? काउंट काबूल के। अब इस बात से नेपोलियन III घबराने लगा। वो तो ऐसे ही बोल दिया था कि जाओ करवा लो, उसको लगता था कि नहीं होगा, और यहाँ पे होने लगा। अब हो गई इसको दिक्कत। ठीक, इस बात के लिए फ्रांस कहीं से भी तैयार नहीं था कि इटली और जो मध्य इटली और उत्तरी इटली उसका एकीकरण हो, इसीलिए वो कहा था जनमत संग्रह। उसको पता था कि सब आपस में टकराव है, अलगाववाद का विचारधारा है, ये लोग एक होवे नहीं करेगा, नहीं एक होगा नहीं एकीकरण होगा। लेकिन काउंट काबूल ने पूरा कहानी को क्या कर दिया, बदल दिया, लोगों को जनमत संग्रह के लिए राजी कर लिया। और इस बात से नेपोलियन III भी यानी फ्रांस भी घबरा गया था। अतः वेनेशिया पर विजय प्राप्त होने के तुरंत बाद नेपोलियन ने अपनी सेना वापस बुला ली। तो जैसा शर्त में हुआ था कि ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध होगा तो हम तुमको मदद करेंगे, तो मदद कर रहा था। एक जगह पे तो कब्जा पहले ही कर चुका था, एक जगह पे और कब्जा करता है, उस जगह का नाम है वेनेशिया। जैसे यहाँ भी विजयी होता है काउंट काबूल, नेपोलियन कहता कि अब हम तुम्हारा मदद नहीं करेंगे। अपना सेना क्या करता है, वापस बुला लेता है। और क्यों बुलाता है? उसको लग रहा था कि अगर इसी तरह से जीतते रहा तो इटली का एकीकरण हो जाएगा, और उसके लिए वो तैयार नहीं था। तो अपने सेना को क्या करता है, आपस बुला लेता है। युद्ध से हटने के बाद नेपोलियन III ने ऑस्ट्रिया तथा पिडमाउंट के बीच मध्यस्थता करने की बात स्वीकारी और कहा कि युद्ध अब खत्म करो और तुम दोनों एक समझौता करो। युद्ध होगा, समझौता तय है, तो कि तुम दोनों अब समझौता करो। कौन? ऑस्ट्रिया और पिडमाउंट, यानी कि काउंट काबूल यहाँ से समझौता करने जाएगा। ठीक, संधि हुआ। संधि के अनुसार लोम्बार्डी पर पिडमाउंट का अधिकार रहा और वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया का। दो जगह उसका जीत गया था ऑस्ट्रिया का। एक हुआ कौन? लोम्बार्डी, और दूसरा कौन था? वेनेशिया। तो संधि में हुआ ये कि एक काम करो, तो दो जगह जीता है ना, तो एक जगह तुम रख लो और एक जगह उसको वापस कर दो। ऑस्ट्रिया के दो जगह जीत गया है, कौन कौन? एक लोम्बार्डी और एक वेनेशिया। तो कहा कि इसमें से एक जगह तुम रख लो और एक जगह उसको वापस करो, तब ना संधि होगा, बराबर में आएगा। तो चलो ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, काउंट काबूल ने लोम्बार्डी को अपने अंतर्गत रखा और वेनेशिया जो है वो ऑस्ट्रिया को वापस दे दिया और वापस लौटा दिया। इस तरह से संधि हुआ और यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे अंततः एक बड़े राज्य के रूप में इटली सामने आया। यानी कि ये जगह जब उसमें जुड़ा तो इटली का साम्राज्य जो है वो बढ़ा और थोड़ा सा एकीकरण का काम जो है वो भी पूरा हुआ था। ठीक, परंतु काबूल का ध्यान मध्य तथा उत्तरी इटली के एकीकरण पर था। जो उद्देश्य था इसका मेजनी वाला पूरा करना कि मध्य इटली और उत्तरी इटली का एकीकरण करना है, वो अभी सफल नहीं हो पाया था। और इसको असफल होने में सबसे बड़ा भूमिका कौन अपनाया? फ्रांस। अगर फ्रांस अपना सेना नहीं वापस मांगता, साथ में लड़ाते रहता, तो वो इन दोनों जगह का कर लेता, एकीकरण कर लेता। ठीक, क्योंकि जनता तो इसमें साथ दे रही थी, लेकिन इसमें बाधा कौन डाला है? फ्रांस डाला है। तो फ्रांसों से समझ लेगा, क्या दिक्कत है। आगे देखो क्या करेगा, उसको एकीकरण तो करना था। अब देखो क्या करता है, नेपोलियन III जो फिर एगो संधि करेगा, एगो मीटिंग कि आओ बैठो कुछ बतियाल जाओ। क्या करता है नेपोलियन III को, वो एक जगह है जिसका नाम है सेवाय। ठीक, तो सेवाय प्रदेश को देने का लोभ देता रहे।
पागले है का, यहाँ आओ ना बोले तो ठीक। नेपोलियन 3 को कहता है ना काउंट काबूल कि आइए ना ये वाला जगह आप ले लीजिए, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया पिडमाउंट युद्ध में फ्रांस के निष्क्रिय रहने की बात करता है। आपको कहता है ना कि सुनिए ना, आपको युद्ध नहीं करना है, हमारा जोड़े साथ नहीं देना है, आप ये जगह रख लीजिए, और रख के हमने दोनों लड़ेंगे ना तो आप कुछ नहीं बोलिएगा, आप चुपचाप नहीं रहिएगा, कुछ नहीं बोलना है, न हो करना है न नु करना है, मौन व्रत ठीक। अब फिर एक बार लोग देके फिर मारेगा, उसको एकीकरण करना है। कूटनीति देख रहा है इसका कैसे लोग दे दे के कर रहा है, पक्का कूटनीतिज्ञ था, इसीलिए प्रधानमंत्री है ठीक, एकदम हमने के मोदी जी जैसा ठीक। तो यहाँ पे सिवाय प्रदेश देता है, कहता है कि जब हम दोनों लड़ेंगे ना तो आप कुछ नहीं बोलिएगा, तटस्थ रहिएगा, निष्क्रिय, मतलब हमको कुछ नहीं, हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, मौन व्रत है ठीक। इटली के राज्यों का पिडमाउंट में विलय का विरोध नहीं करने का आश्वासन ले लिया, कहा कि जब हम उसको पिडमाउंट में मिलाएंगे, इटली के जैसे लोम्बार्डी को तो मिला लिए हैं, अब की जब युद्ध करेंगे आपस मिलाएंगे ना तो आप कुछ नहीं बोलिएगा। कहा ठीक है, देगा नहीं वाला जगह हवा, कहा कि हाँ देंगे, लेकिन देगा तो ठीक है, ना बोलेंगे, ना बोलो, रहो शांति से ठीक हो गया। बदले में नेपोलियन 3 ने एक शर्त रखा, उसने कहा कि जिन राज्यों का विलय होगा वहां जनमत संग्रह कराए जाएंगे, कि ठीक है तुम इटली का एकीकरण करो, लेकिन जनमत संग्रह के साथ तो जितना वहां के लोग कहेगा कि इटली का एकीकरण करना है, मतलब हमको शामिल होना है उसमें एक में, तभी होगा, वो तो पहले ही कहले है, फिर हो ही जाएगा ठीक। लेकिन ये शर्त रखा था, क्योंकि उन रियासतों की जनता पिडमाउंट के साथ थी, इसलिए काबूल को कूटनीति के परिचय देते हुए इसको स्वीकार कर लिया। पहले से ही जनता इसके साथ में, इसको कोई दिक्कत ना था, कहा कि ठीक है जो क्षेत्र हम जीतेंगे वहां पे जनमत संग्रह करवा लेंगे, यानी एक तरह के वोटिंग, कि आप इटली में शामिल, पूरा एकीकरण करके एक में शामिल होना चाहते हैं कि नहीं होना चाहते हैं, हो जाएंगे, तैयार हो गया। 1860-61 में काबूल ने सिर्फ रोम को छोड़कर, जो इटली की राजधानी थी जहां पोप का अधिकार था, उस जगह को छोड़ करके उत्तर तथा मध्य इटली के सभी जगहों का वो क्या कर दिया, जेकरा में मुख्य रूप से आता था तुमको परमा, मोडेना, टस्कानी, फबारा, बेलाजोना, ये सभी क्षेत्र थे जो अलग अलग टुकड़े टुकड़े में बंटे हुए थे, उन सभी को क्या किया, जनमत संग्रह द्वारा एक में करने के लिए सबको राजी कर लिया ठीक। तो इतना इसकी उपलब्धि रही, ये काम कर रहा है एकीकरण का ठीक। ऑस्ट्रिया भी फ्रांस तथा इंग्लैंड द्वारा पिडमाउंट को समर्थन के भय से कोई कदम नहीं उठा सका। ऑस्ट्रिया इसका विरोध तो करना चाहता था, लेकिन जैसे ही विरोध करता तो न तो इसको फ्रांस समर्थन देने वाला था न इंग्लैंड देने वाला था, तो जो भी शक्तिशाली देश है वो ऑस्ट्रिया के साथ नहीं था, तो ये भी अपना डर से कुछ नहीं बोला, जान रहा था युद्ध करेंगे तो हार जाएंगे, तो कुछ नहीं बोला। दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया जर्मन एकीकरण की समस्या से भी जूझ रहा था। जब इटली के एकीकरण की बात चल रही थी उस टाइम एक और देश है जर्मनी, जर्मनी में भी एकीकरण की बात चल रही है और दो दो समस्याओं से जूझ रहा है, इधर इटली के एकीकरण को भी रोकना है, उधर जर्मनी के भी एकीकरण को रोकना है, और कोई देश भी समर्थन में नहीं है, तो 3 समस्याओं से जूझ रहा था, तो इसलिए वो कुछ नहीं बोला, और इस चक्कर में उसका जर्मनी भी चला जाता है, जर्मनी का भी एकीकरण हो जाएगा जो अगला क्लास में हम लोग देखेंगे, और यहाँ पे इटली का भी एकीकरण हो जाता है, वो उसको रोक नहीं पाता है। 1862 तक दक्षिण इटली, रोम तथा वेनेशिया को छोड़कर बाकी जितने भी रियासत थे छोटे छोटे, उन सब को यहाँ पे विलय कर लिया गया था, यानी एकीकरण कर लिया गया था। और इन सब का जो शासक है वो किसको बनाया गया, विक्टर इमैनुअल को, क्योंकि सर्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन है, विक्टर इमैनुअल, काउंट का तो प्रधानमंत्री है। तो जब एकीकरण होगा तो वहां के राजा किसको घोषित किया जाएगा, विक्टर इमैनुअल को, इसको यहाँ पे राजा घोषित कर दिया गया। जब ये चीज चल रहा था तब बगल में एक और था, और वो है ये महान पुरुष, ये भी कुछ कर रहे थे ठीक, इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है इटली के एकीकरण में। इनका नाम है क्या चीज, गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी के देखो, मेजनी का देख लिया कि मेजनी का भूमिका रहा उसका ठीक। उसके बाद हम देखे यहाँ पे काउंट काबूल को, कि काउंट काबूल ने किस प्रकार एकीकरण का प्रयास कर रहा है। अब देखते हैं गैरीबाल्डी का किया था। तो गैरीबाल्डी को देखो, गैरीबाल्डी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, ऑब्जेक्टिव में तुमको। तो गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, एक नाविक था, नाव चलाने वाला, और सशस्त्र क्रांति द्वारा दक्षिणी इटली का रियासत को एकीकरण तथा गणतंत्र की स्थापना करने का प्रयास कर रहा था। जब इटली के हम अभी तुमको मैप दिखाए थे
तो ऊपर उत्तरी भाग है और ये मध्य है, ठीक। तो मध्य इटली और उत्तरी इटली, इसका एकीकरण तो मेजनी भी करना चाहता था, सफल नहीं पाया, और काउंट काउर भी इसका लगभग एकीकरण कर चुका है। लेकिन एक नीचे भी तो इटली का एक हिस्सा है, ठीक। दक्षिणी था नहीं, होगा उत्तर, ये होगा मध्य और ये होगा दक्षिण। तो दक्षिणी इटली भी था। दक्षिणी इटली के एकीकरण करने का अगर श्रेय किसी को दिया जाता है तो वो है गैरीबाल्डी को। वो उधर कर रहा है और ये इधर जितना भी टुकड़ा टुकड़ा में बटा हुआ है ना नीचे, उन सबको क्या कर रहा है, जोड़ने का प्रयास कर रहा है, और सबको जोड़ के और वहां के राजा घोषित कर देगा। ये किसको, विक्टर इमैनुअल को, ये खुद ही, ठीक। तो उसकी पूरी कहानी देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। तो ये दक्षिणी इटली के एकीकरण में अपना प्रयास कर रहा था कि इसको एकीकरण करें। शुरुआत में गैरीबाल्डी को अगर देखो तो ये मेजनी के विचार का समर्थक था, आदर्शवादी विचारधारा के, ठीक। लेकिन बाद में इसको एहसास हो गया कि मेजनी के राह पर चल के हम एकीकरण नहीं कर पाएंगे, इसलिए बाद में किसके प्रभाव में आ गया, काउंट काउर के। काउंट काउर जिस नीति से काम कर रहा था उसका समर्थन करने लगा, यानी कि काउंट काउर के रास्ते पर ये चलने लगा, ठीक। पहले गैरीबाल्डी जो है वो चाहता था कि संवैधानिक यहाँ पे थी नहीं, पहले ये चाहता था गैरीबाल्डी कि गणतंत्र की स्थापना हो। जब मेजनी को मानता था, उसके नक्शे कदम पे चल रहा था, तब ये चाहता था कि पूरे इटली का एकीकरण करें और एकीकरण करके वहां पे गणतंत्र की स्थापना करें। लेकिन जिस नीति के साथ काउंट काउर इटली का एकीकरण कर रहा था, उसके प्रभाव में आकर ये भी इस बात का पक्षधर बन गया कि गणतंत्र की स्थापना तो नहीं हो सकता है, लेकिन राजतंत्र हो सकता है। और कैसा राजतंत्र हो, संवैधानिक राजतंत्र, यानी राजा पे कुछ संवैधानिक नियम कानून हो, उसके आधार पर वो काम करे। तो पहले ये मेजनी का समर्थक है, बाद में किसका बन जाएगा, काउंट काउर का बनेगा। गैरीबाल्डी ने अपने जितने भी कर्मचारी थे जो इनके साथ काम करते थे और जो इनके समय सेवक थे, उन सभी को मिला करके एक संगठन बनाया जिसका नाम है लाल कुर्ती। ये भी तुमको इंपॉर्टेंट है। गैरीबाल्डी से दो चीज, एक पेशे से ये क्या था और दूसरा इसने किस संगठन की स्थापना किया था, तो लाल कुर्ती नाम का संगठन बनाया। सशस्त्र सेना यानी कि हथियार वाला, ये युद्ध में भरोसा रखता था, बातचीत नहीं करेगा, युद्ध करके जीतेगा। तो लाल कुर्ती संगठन बनाया। लाल कुर्ती का गठन भारत में भी हुआ है, ठीक। जब भारत में राष्ट्रवाद पढ़ेगी तो वहां पे हम बताएंगे उसको। इसे खुदाई खिदमतगार भी नाम है। कौन किया है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान उसका स्थापना किया है। तो भारतीय राष्ट्रवाद में रहेगा। क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शन में चाहे तो गैरीबाल्डी रहता है अब तक में, चाहे तो खान अब्दुल गफ्फार खान। तो अगर गैरीबाल्डी नहीं है तो वो किसका वाला पूछ रहा है, भारत वाला। अगर गैरीबाल्डी है तो वो इटली वाला पूछ रहा है। तो उस चीज को याद रखना, आगे चौथा चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लाल कुर्ती का गठन किया। उसने अपने सैनिकों को लेकर इटली के प्रांत सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण कर दिया। जो दक्षिणी इटली है वहां पे दो गो छोटा छोटा साम्राज्य है, एक का नाम है क्या चीज, सिसिली, और दूसरा का क्या नाम है, नेपल्स। इन दोनों पे आक्रमण किया और आक्रमण करके यहाँ पे कब्जा कर लेता है। कब्जा करने का पीछे वजह ये होता है कि इन दोनों जगह पर, अगर कल वाला क्लास याद करो तो 1815 में जब वियना कांग्रेस सम्मेलन हुआ था तो यहाँ पे राजा बना दिया गया था फर्डिनेंड को, जो बुर्बो वंश का राजा था। उसी को कौन जगह दिया गया था, सिसिली और नेपल्स। तो यहाँ पे किसका शासन है, बुर्बो राजवंश का यहाँ पे शासन है। और इसके शासन व्यवस्था से सिसिली और नेपल्स के जो जनता है वो तंग आ चुकी है। तो जैसे ही आक्रमण करता है ना यहाँ पे इस राजा के खिलाफ है कि सिसिली नेपल्स को अपने अधिकार मिलेंगे, तो जनता भी यहाँ के इसका समर्थन कर देता है गैरीबाल्डी के, ठीक। तो यहाँ पे गैरीबाल्डी का समर्थन कर देता है। गैरीबाल्डी ने यहाँ पे गणतंत्र की स्थापना की, यानी इसको जीत गया, गणतंत्र बनाया और विक्टर इमैनुअल को के प्रतिनिधि के रूप में वो यहाँ के सत्ता को संभाला। जब तक विक्टर इमैनुअल से इसकी मुलाकात नहीं हुई तब तक सिसिली और नेपल्स पर किसका अधिकार रहा, गैरीबाल्डी का। वहां का मेन शासक तो विक्टर इमैनुअल को घोषित कर दिया, लेकिन वो यहाँ पे नहीं है तो उसके जगह ये खुद ही शासन व्यवस्था को चलाया। जब विक्टर इमैनुअल से इसकी मुलाकात होगी तो ये पूरा साम्राज्य उसको सौंप देगा, ठीक। तो आगे देखो आगे क्या करता है। यहां पे देखा जाए तो काउर के विचार गैरीबाल्डी से नहीं मिलते थे। गैरीबाल्डी तो काउंट काउर को मानता था, लेकिन काउंट काउर का जो विचार है वो गैरीबाल्डी से नहीं मिलता था। हो सकता है ये बेचारा एक छोटा सा व्यक्ति है, नाविक है, फिर भी लड़के क्षेत्र को जीत रहा है, वो सीधे राजा का प्रधानमंत्री है,
दोनों का पद में बहुत सारा अंतर है, तो विचार एक दूसरे से नहीं मिलते थे। ये उसको मानता था लेकिन वो इसको नहीं मानता था, इसके विचारों में टकराव था। परंतु काबुल ने उसके दक्षिणी अभियान का समर्थन किया था। जब दक्षिण भाग को जीत के एकीकरण कर लिया और वहां के राजा का घोषणा कर दिया कि विक्टर इमैनुअल यहाँ के राजा हैं, तो काउंट काबुल के लिए फायदे का चीज था कि जो क्षेत्र को वो एकीकरण नहीं करना चाहता था वो भी एकीकरण हो गया। तो उसने इस बात का समर्थन दिया था कि बहुत बढ़िया काम किया है। उसके बाद गैरिबाल्डी ने एक और योजना बनाया। इटली की जो राजधानी थी रोम, वहां पे पोप का कब्जा था। 1862 में इसने योजना बनाया गैरिबाल्डी ने कि अब रोम पर भी आक्रमण करेंगे और रोम को भी क्या करेंगे, जीत के इस जगह में मिला लेंगे और उसके बाद पूरा इटली का एकीकरण हो जाएगा। यही जगह बचा हुआ था, ठीक। लेकिन काउंट काबूर ने इस बात के लिए उसका विरोध कर दिया। रोम पर जब आक्रमण की योजना बनाया गैरिबाल्डी, तो काउंट काबूर ने इसका विरोध किया, ठीक। और रोम की रक्षा के लिए पिडमाउंट की सेना भेज दी। जिसके लिए लड़ रहा है वही अपना सेना भेज दिया। ये रोम को कब्जा करता गैरिबाल्डी, तो किसको देता, विक्टर इमैनुअल को। पूरा एकीकरण करके जब ये घोषणा किए हुए है कि सिसिली नेपल्स का राजा विक्टर इमैनुअल है, तो रोम का भी उसी को घोषणा करता और तीनों जगह किसको देता, विक्टर इमैनुअल को। और उसी का सेना इसके खिलाफ लड़ रहा है। जब काउंट काबूर सेना भेजेगा तो किसका प्रधानमंत्री है, विक्टर इमैनुअल का, तो उसी का सेना आएगा। मतलब कि एगो गांव के कहावत बता है तुमको, गांव में एगो कहावत होता है कि जेकरे लगी चोरी कैली उहे कह दिल चोरवा बहू। वही वाला यहाँ हाल होल था। जिसके लिए बेचारा लड़ रहा है वही सेना भेज दिया है। अब बताओ क्या लड़ेगा, नहीं लड़ेगा, हथियार रख देगा। कई सारे फिल्मों में ऐसा देखता होगा कि जिसके लिए हीरो लड़ रहा है वही बीच में आ जाता है, तो हीरो क्या करता है, अपना हथियार रख देता है। तो वही हो गया गैरिबाल्डी। रोम का एकीकरण ये नहीं किया, रोम का जो इसका योजना था कि इसको जीतना है वो क्या कर दिया, त्याग दिया, उसको खत्म कर दिया। और दक्षिणी इटली के जीते गए क्षेत्र को बिना किसी संधि के, राजा के साथ कोई संधि नहीं करता है, बस उससे मिलता है और विक्टर इमैनुअल को पूरा शासन क्या करता है, वो सौंप देता है, ठीक। गैरिबाल्डी को दक्षिणी क्षेत्र में शासक बनने का प्रस्ताव विक्टर इमैनुअल द्वारा भी दिया, लेकिन उसने माना कर दिया। जब ये वहां के राजा इसको घोषित करता है, वो साम्राज्य सिसिली नेपल्स देता है कि लीजिए अपना साम्राज्य संभालिए विक्टर इमैनुअल को, तो विक्टर इमैनुअल वहां का शासक बनने का ऑफर देता है गैरिबाल्डी को कि तुम ही यहाँ का शासक रहो, लेकिन वो इस चीज को त्याग कर देता है। कहता है कि हम ये चीज नहीं करेंगे और वो अपना सारा संपत्ति राष्ट्र को समर्पित कर साधारण किसान वाला जीवन जीने लगता है। जितना भी साम्राज्य जीता था वो सब किसको दे दिया, विक्टर इमैनुअल को। वो इसको ऑफर दे रहा है कि तुम यहाँ का शासक बनो, लेकिन शासक नहीं बनेगा, वो क्या बन जाएगा, एक अपना छोटा सा साधारण किसान बन के आम जिंदगी व्यतीत करेगा, ठीक। त्याग और बलिदान की इस भावना के कारण गैरिबाल्डी के चरित्र को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान खूब प्रचारित किया गया। गैरिबाल्डी से भारतीय लोग भी बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रभावित हुए थे। कल हम बोले थे कि कल हम देखेंगे क्लास में, तो देखो यहाँ पे एक व्यक्ति थे जिनका नाम है लाला लाजपत राय। वो गैरिबाल्डी से बहुत प्रभावित थे। जिस प्रकार से पूरे राष्ट्र का एकीकरण करके राजा को समर्पित करके खुद एक किसान का जीवन जी रहा था, उससे लाला लाजपत राय बहुत प्रसन्न थे, इससे प्रभावित थे। कहीं ना कहीं इनका यह भी मानना था कि हम भी अंग्रेज से लड़ेंगे। एक व्यक्ति का यही दायित्व होना चाहिए कि अंग्रेज से हम लड़े, शासन को पूरा हटाएं, अंग्रेज को, अपना देश का एकीकरण करें, शासन व्यवस्था लागू करें। उसके बाद जनता की जो सरकार बनेगी, क्योंकि तय तो पहले ही से था कि लोकतंत्र की स्थापना होगी, तो जो सरकार आएगी उसको पूरा साम्राज्य सौंप के और आराम से अपना जीवन जिए। ऐसा विचारधारा कहीं ना कहीं किनका था, लाला लाजपत राय की भी था, इसलिए वो इससे प्रभावित थे और गैरिबाल्डी की जीवनी भी लिखे थे लाला लाजपत राय। तो इस सवाल पूछा जाता है, इस बार के मॉडल क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड पब्लिश किया है ना, उसमें आया है कि लाला लाजपत राय ने किसकी जीवनी लिखी, लेकिन गड़बड़ ये कर दिया कि उसमें गैरिबाल्डी है ही नहीं है। तो इन्होंने दो व्यक्तियों के लिखा, यहाँ से इटली में देखो तो दो व्यक्ति का, एक मेजनी का और एक गैरिबाल्डी का, तो ऑप्शन में मेजनी है। तो लाला लाजपत राय ने दो लोगों की जीवनी लिखी, मेजनी की और गैरिबाल्डी की, ठीक। तो उनका ये लिखे थे। आगे देखा जाए तो 1862 का टाइम आता है और 1862 में काउंट काबूर की बेचारा के मृत्यु हो जाता है, ठीक। यानी इटली का पूर्णतः एकीकरण ये देख नहीं पाता है, इसकी मृत्यु हो जाती है
और पूरे इटली का एकीकरण वो नहीं देख पाता है। बच गया था दो जगह, एक रोम जहां पोप का कब्जा है, एक वेनेसिया जिसको युद्ध में तो जीत गया था काउंट काबूर, लेकिन समझौता जब हुआ था तो ये ऑस्ट्रिया को क्या कर दिया था, वापस लौटा दिया था। लोम्बार्डी और वेनेसिया दो जगह जीता, तो लोम्बार्डी रख लिया था, वेनेसिया का किया था, ऑस्ट्रिया को वापस कर दिया था। तो इन दोनों जगहों को इटली में मिलाना था, एक रोम को और एक वेनेसिया को। ये अगर मिल जाता एकीकरण हो जाता। कुछ और छिटे-पुटे छोटा छोटा साम्राज्य बचा हुआ है, इन सबका एकीकरण कौन करेगा, विक्टर एमेनुअल, क्योंकि काउंट काबूर तो अब रहा नहीं, तो विक्टर एमेनुअल खुद करता है। और 1870-71 में फ्रांस और प्रासा के बीच युद्ध होता है, एक युद्ध आगे हम लोग देखेंगे अगले क्लास में। और यहाँ पे जब ये युद्ध होता है तो फ्रांस के जो राजा था उसको समर्थन प्राप्त था, किसको, रोम के पंडित जी को, यानी पोप को। रोम का जो पोप था उसका समर्थन कौन करता था, फ्रांस का शासक, यानी फ्रांस उसका सुरक्षा कर रहा था। अगर मान लीजिए कोई अटैक करेगा तो उसके लिए, पोप के लिए लड़ने कौन आएगा, फ्रांस की सेना। लेकिन जब वो प्रासा के युद्ध में खुद फंसा हुआ है तो रोम को समर्थन देने में, उसकी सुरक्षा देने में असफल है। और इस चीज का फायदा कौन उठाएगा, विक्टर एमेनुअल। और वहां पे क्या कर लेता है, रोम पे भी ये कब्जा कर लेता है। पोप ने अपने आप को वेटिकन सिटी के किले में बंद कर लिया डर से। इमेनुअल ने पोप के राजमहल को छोड़कर बाकी जितने भी रोम के क्षेत्र है सबको अपने अंडर में ले लिया, यानी सर्डिनिया पिडमाउंट के साम्राज्य में आ गया। इटली का ये भी हिस्सा बन गया। ठीक, उसने अपनी राजधानी वहीं पे बना दिया, रोम में ही। ठीक, और इस नई स्थिति को पोप के तत्काल स्वीकार नहीं किया। जब ये काम किया गया तो पोप इसको कहीं से भी मंजूर नहीं किया। कोई मेरे क्षेत्र पर कब्जा कर ले तो हम थोड़े मानेंगे। लेकिन उस टाइम पे यहाँ एक व्यक्ति हुआ करता था, मुसोलिनी। ठीक, तानाशाही में पीछे हम लोग 9th क्लास में मुसोलिनी और एक और है कौन, हिटलर, दोनों के बारे में पढ़े हैं। मुसोलिनी द्वारा यहाँ पे घोषणा कर दिया गया कि इटली पर जो अब कब्जा है वो किसका रहेगा, सर्डिनिया पिडमाउंट का, यानी विक्टर एमेनुअल का। सिर्फ एक जगह को छोड़ के, वो है वेटिकन, जहां पे पोप रहता था। उसके राजमहल को छोड़ करके पूरा रोम किसके अंतर्गत रहेगा, इटली के। ऐसा कौन कर रहा है, मुसोलिनी। तो यहाँ पे इटली में रोम भी मिल गया। अब वेनेसिया बचा हुआ था, उसका भी लगभग यहाँ पे ये जो विक्टर एमेनुअल है वो कब्जा कर लिया था। तो देखा जाए तो 1871 आते आते पूरे इटली का एकीकरण हो गया। एकीकरण करने में कौन कौन रहा, मेजनी, काउंट काबूर, गैरीबाल्डी। उसके बाद तुमको यही तीन मुख्य रूप में आता है। इसे विक्टर एमेनुअल का भी योगदान है। अगर वो काउंट काबूर को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त नहीं करता तो क्या काउंट काबूर जो कर रहा था वो कर पाता, तो उसका भी योगदान है। लेकिन मुख्य रूप से ये तीन है। भारतीय गणित की किताब में लिखा हुआ है कि इटली के एकीकरण में मेजनी मसीहा है, ठीक, गैरीबाल्डी, काउंट काबूर राजनीतिज्ञ है, और गैरीबाल्डी तलवार जैसा काम किया है। तो इटली के एकीकरण में मेजनी मसीहा के जैसा, ये एक राजनीतिक कूटनीतिक के जैसा, और गैरीबाल्डी तलवार के जैसा काम करके इटली का एकीकरण किया है। तो इन तीनों की भूमिका देख ले, कैसे तीनों एकीकरण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। और इस तरह से 1871 आते आते यहाँ पे पूरे इटली का एकीकरण हो जाता है। तो ये था तुमको आज के चैप्टर में इटली का एकीकरण। कल हम लोग जर्मनी का एकीकरण देखेंगे, और उसमें एक ही व्यक्ति का देखना है जो अगर तुलना करेगा तो काउंट काबूर के जैसा ही है। उसका नाम है बिस्मार्क। ठीक, यहाँ पे तो 3 लोगों को न लगा एकीकरण करने में, वहां एक व्यक्ति करेगा, बिस्मार्क अकेले ही पूरा एकीकरण कर देगा। ठीक, तो उसको कल हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना हो गया। अब तुमको है यहाँ पे होमवर्क, जो आज पढ़ा है उसमें से नेपोलियन का पतन 1814 में, मेजनी का संबंध कार्बोनारी संगठन से, यंग इटली का स्थापना मेजनी ने 1831 ईस्वी में, यंग यूरोप की स्थापना मेजनी 1834 ईस्वी में, विक्टर एमेनुअल का प्रधानमंत्री काउंट काबूर, गैरीबाल्डी का पेशा क्या था, पेशे से नाविक है, लाल कुर्ती का गठन कौन किया है, गैरीबाल्डी किया है, काउंट काबूर की मृत्यु कब हुई है, 1862 ईस्वी में हुई है, इटली का एकीकरण 1871 में पूर्ण हुआ, और लाला लाजपत राय ने किसकी जिम्मे लिखी थी, तो मेजनी की और गैरीबाल्डी की। तो ये तुम्हारा होमवर्क में है।